बोलिए भारत माता की जय। किसान हैं, वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं, थोड़ा जोर से बोलेंगे क्योंकि नाश्ता करके आए होंगे। पीछे मैं देख रहा हूं कि कोई नहीं देख रहा होगा तो उनकी भी ठीक रहेगा। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय विज्ञान, ये भी बोलना है आपको। और उसके साथ में जय अनुसंधान, जय जवान जय जय विज्ञान जय अनुसंधान। आज के इस पश्चिम क्षेत्र कृषि सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर जिन्होंने कृषि किसान के बारे में हमें क्या करना चाहिए और हमारी ये सेमिनार क्यों आवश्यक है, उन्होंने उसका विवरण अपने उद्बोधन में पूरी तरह से किया है। जिनका कृषि और किसान से भी लगाव है, जिनका वैज्ञानिक और अनुसंधान करने वालों से भी लगाव है और हमेशा चरेवेती के माध्यम से जिस तरह से वो काम करते हैं, ऐसे हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम में हमारे अपने ही कृषि राज्य मंत्री, वो भी किसान हैं, भाई भागीरथ चौधरी जी, भारत सरकार, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं हमारे कृषि एवं कल्याण और कृषि विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश के मंत्री श्री एदल सिंह कसाना जी, माननीय कृषि मंत्री महाराष्ट्र सरकार दत्तात्रेय ठिठोभाई भरणे जी, माननीय सामाजिक कल्याण मंत्री गोवा सरकार सुभाष उत्तम पाल देसाई जी, माननीय कृषि राज्य मंत्री गुजरात सरकार रमेश भाई कटारा जी और हमारे अपने ही कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप उस जड़ से जुड़े हो जो विकास की गाथा उनके माध्यम से निकलती है। इस कार्यक्रम के सचिव एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री आतिश चंद्र जी, हमारी सरकार के मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर एम.एल. जाट जी और इस कार्यक्रम में आए सभी जनप्रतिनिधि, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के सचिवगण, महानिदेशक आईसीआर, कॉन्फ्रेंस के सभी वैज्ञानिक एवं सभी अधिकारीगण और सभी मेरे किसान भाई, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आप सबका वंदन, अभिनंदन, नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की इस महत्वपूर्ण आयोजन में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये कार्यशाला और एक दिन का पूरा कार्यक्रम राजस्थान के अंदर रखा है। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारा राजस्थान, आप देख रहे हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि शौर्य और पराक्रम की भूमि राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी में पश्चिम क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, इस देश का विकास गांव की गलियों से, गांव की पगडंडियों से, गांव के उस खेत और खलिहान से निकलेगा। क्योंकि ये बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे
और माननीय चौधरी चरण सिंह जी भी कहते थे कि जब तक नीति बनाने वाले, अनुसंधान करने वाले जब तक खेती किसानी को नहीं जानेंगे, जब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता। उनका यह भी कहना था कि राजनीतिक जनप्रतिनिधि जब तक उस किसान के दर्द को नहीं जानेंगे, जब तक वो उसका उद्धार नहीं हो सकता। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम मंच पर आप देखेंगे सभी खेती से जुड़े हुए, जिन्होंने खेती का काम भी किया है और हमेशा खेती से जुड़े रहे हैं, वो लोग आज उन किसान के हित की बात करते हुए किसान कैसे आगे बढ़े उसकी चिंता करते हैं। मैं भी एक किसान परिवार से हूं, मैंने भी खेती की है, शिवराज जी ने भी खेती की है, किरोड़ीलाल जी ने भी खेती की है, और हमारे विभिन्न मंत्री हैं वो भी ग्रामीण परिवेश से निकल करके आए, चाहे हमारे मध्य प्रदेश वाले हों, चाहे गुजरात वाले हों, चाहे महाराष्ट्र वाले हों, चाहे गोवा वाले हों, चाहे राजस्थान वाले हों, वो भी खेती और किसानी की पगडंडियों से निकल करके यहां पहुंचे। आज मैं इस दिन को सौभाग्यशाली दिन मानता हूं कि उन कृषि की चर्चा ऐसे जनप्रतिनिधियों के सामने हो रही है। इसमें सभी वैज्ञानिक मौजूद हैं, उत्कृष्ट किसान मौजूद हैं, हमारे सभी अनुसंधान वाले मौजूद हैं। निश्चित रूप से जब यह मंथन होगा तो इस मंथन में से अच्छी बातें निकलेंगी और हमारे किसान का उद्धार होगा, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मेरे भाइयों बहनों, में एक बात और मैं कहना चाहता हूं। इस कॉन्फ्रेंस में विषयवार प्रस्तुतियों के माध्यम से कृषि उत्पादन, जल प्रबंधन, फसल सुरक्षा, डिजिटल कृषि, प्राकृतिक खेती, किसान की आय बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी और इसमें राजस्थान के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण होगा। अभी अभी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि सबकी तुलना की नहीं की जा सकती, यह वास्तविकता है। राजस्थान के अंदर आप देख सकते हैं अकाल की मार रहती, पानी की व्यवस्था नहीं, उन परिस्थितियों में राजस्थान के अंदर हमारा किसान खेती करता है। हम जानते हैं कि हमारा किसान पूरा अपना मन तन सब कुछ लगा करके काम करता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज बदलते हुए परिवेश में राजस्थान नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले किसान को पानी की आवश्यकता होती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि पिछले 2 साल के अंदर हमने किसान की खेती के लिए, किसान को शुद्ध पानी के लिए, उनके पशुओं को पानी के लिए हमने बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के हम आए हैं। चाहे हमारी ERCP की योजना हो जिसमें 17 जिले हैं, 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को पानी मिलेगा, चाहे हमारा यमुना समझौता हो या इंदिरा गांधी गंग नहर को आगे बढ़ाते हुए 5,000 करोड़ रुपए के काम करते हुए हमें उसमें भी काफी हमारी सिंचाई की जमीन बढ़ने वाली है, चाहे हमारी माई डैम से हमारी सोम कमला के माध्यम से जमाई बांध में पानी हो, नर्मदा का पानी हो, ब्राह्मणी नदी से हमारे बीसलपुर में पानी आने का हो, इन सारी व्यवस्थाओं से हमारी खेती किसानी में बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। मित्रों, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, क्योंकि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है? हारी हुई जंग पर हमेशा किसान लड़ता है। चाहे उसको खेती में कुछ बचे, फायदा हो नहीं हो, लेकिन अगली बार भी उसको खेती वो ही करनी है, खेती वो ही करेगा। इसलिए उसको कहते हैं कि किसान वो व्यक्ति है जो हारी हुई जंग पर भी लड़ता है। और पहले जो मानते थे वो कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और तृतीय नौकरी, लेकिन आप देख सकते हैं बदलते परिवेश में इसकी कहानी भी बदल गई। जो पहले नंबर उत्तम खेती थी वो तीसरे पर पहुंच गई और जो नौकरी थी वो पहले पर आ गई। आज देखते हैं कि सभी नौकरी के लिए काम करते हैं। हमारे अंदर भी चिंता होती है, परिवार के अंदर माता पिता को भी चिंता होती है, क्योंकि खेती धीरे धीरे घाटे का सौदा बना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान को विकसित करेंगे, और किसान हमारा विकसित होगा तो हमारा प्रदेश भी विकसित होगा और हमारा देश भी विकसित होगा। इसलिए आप परिवर्तन भी देख रहे हैं।
आज इस तरह की सेमिनार पहली बार हो रही है, और ये भी अलग अलग राज्यों की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी को कि उन्होंने पहला ये कार्यक्रम राजस्थान के अंदर रखा है और इसमें 5 प्रदेश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि जब तक हम उसके मूल को नहीं समझेंगे, जब तक हम उसके दर्द को नहीं समझेंगे, किसान के साथ जुड़ करके उसको कैसे फायदा हो सकता है। हमारा दलहन में फायदा है, तिलहन में फायदा है। हम उस खेती को जब तक हम वैज्ञानिक परख नहीं बनाएंगे, और मैं हमेशा कहता हूं कि हमको खेती वो करनी चाहिए जिसमें किसान का लाभ हो, बाजार ठीक हो, उसका भाव ठीक मिले। हमें नई तरीके अपनाने चाहिए। एक बात मैं हमारे किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कुछ खेती पारंपरिक खेती है, हम लगातार उसके पीछे पड़ रहे हैं, उसमें हमेशा घाटा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम वही कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमको बदलना होगा, हमें फलों की तरफ जाना होगा, हमें सब्जी की तरफ जाना होगा, हमने दलहन की तरफ जाना होगा, हमें तिलहन की तरफ जाना होगा। अगर हम उन खेती की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे मुनाफा का सौदा होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और चुन करके आए थे, तो जिस दिन कुर्सी पर बैठे उस दिन पहले दिन अगर उन्होंने किसी फाइल पर दस्तखत किए तो मेरे किसान भाइयों की फाइल थी, जिसमें सम्मान निधि बढ़ाने का काम उन्होंने किया, उस फाइल पर दस्तखत किए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि सरकार जिस तरह से चिंता कर रही है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे और प्रदेशों की सरकार हो, लगातार वो इस बात पर जोर दे रही है कि हमारे किसान की आय कैसे बढ़ सकती है। आधुनिक खेती के माध्यम से कम पानी उसमें लगे, फसल ज्यादा हो। लेकिन आज भी हम करते हैं, मैं गांव में जाता हूं, किसानों के साथ जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे कहता हूं, क्योंकि मैंने भी वही खेती की है, बड़े बड़े पग बना दिए, पानी मोड़ दिया, घड़ी लगा ली, 20 मिनट में भरेगी, आधा घंटा में भरेगी, 1 घंटे में भरेगी। मित्रों, हमें पानी को बचाना आवश्यक है। अब वो समय नहीं है कि 1 घंटे में या 2 घंटे में। हम क्यों नहीं फव्वारा सिस्टम से खेती करें, हम क्यों नहीं आधुनिक तरीके से खेती करें, हमें उसमें भी सोचना होगा। आज मैं जब किसान भाइयों से जब जाता हूं तो मैं कहता हूं, क्योंकि पहले किसान डीएपी 5 किलो बीघा डालता था, उसके बाद 8 किलो हो गया, 10 किलो हो गया, 15 किलो हो गया, 20 किलो हो गया, 25 किलो हो गया, अब और ज्यादा हो गया। हमारे पूर्वजों ने जिस भूमि को हमारे लिए शुद्ध और अच्छी भूमि छोड़ा था, हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे। हमारे किसान भाइयों को इस पर चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा हम उर्वरक उसमें दे रहे, खाद डाल रहे, खेत हमारी जमीन टाइट होती जा रही है, पानी जमीन में नीचे नहीं जा पा रहा है। क्या हमें इसके बारे में सोचना चाहिए? नहीं सोचना चाहिए। अरे आपके पास, आप मृदा चेक कराइए, मिट्टी को चेक करा करके आप उसमें कितनी आवश्यकता है, ये हमारा कृषि वैज्ञानिक उसको बताएगा, हमारा पर्यवेक्षक उसको बताएगा, हमें उसके हिसाब से उसका उपयोग करना चाहिए। और आजकल एक और हो गया है, जो लोग खेती नहीं करते हैं और वो बटाई पर दे करके आ जाते हैं, उसको दे करके आ जाते हैं, वो बटाई वाला तो यही कहता है कि इस खेती में से 1 साल में से निकाल लो, तो वो उसमें और ज्यादा बढ़ा करके खाद और वो डालता है, तो उससे भी खेती खराब होती है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों से कि हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को बहुत मेहनत करके बचा के रखा था हमारे लिए। हम भी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी खेती दे करके जाएं, अच्छी उस जमीन को उपज बना करके जाएं, ये मेरा आप सभी से अनुरोध है। हमें प्रोसेसिंग यूनिट भी लगानी है। हमारे यहां क्या पैदा होता है उसका आंकलन हमें करना है, कौन से क्षेत्र में क्या हो सकता है उसका भी आंकलन हमें करना है। हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो निकाल करके दे रहे हैं, बाहर से रिसर्च भी हो रही है। लगातार रिसर्च करते हुए हमें कौन सी खेती करनी है यह भी हमें देखना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह मंथन है और इस मंथन में निश्चित रूप से अमृत निकलेगा और किसान के लिए अमृत आवश्यक है। जो किसान हमारा आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मेरे भाई बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं आपसे कि लगातार हम जिस तरह से काम हमारी सरकार कर रही है, हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मैं इतना ही कहूंगा
कि आपको उसमें पूरी सहयोगिता के साथ काम करना है। आप देखते हैं, किसान को मैं ये भी कहूंगा कि आज किसान ये कहता है कि मेरे को बचत तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन काम नहीं करना पड़े। आप देखते हो, अगर सरसों की गेहूं की फसल होती है तो किसान साल के अंदर कितने दिन काम करता है, हमें देखना है। क्योंकि हमने देखा है कि घर में जितने भी व्यक्ति होते थे पूरे समय काम करते थे। आज लागत बढ़ी तो क्यों बढ़ी, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। क्या हम खेती किसानी के काम को छोड़ तो नहीं गए? क्या हम किसी के ऊपर खेती तो नहीं करते हैं, किसी दूसरे के उसमें आकर के तो खेती नहीं करते हैं हम? हमारा कौन सा काम है जिसको हम भूल गए, हम नहीं करना चाहते हैं? तो क्या उसमें लॉस नहीं जाएगा? कोई भी काम हो हम करते हैं, स्वयं जाते हैं, जब काम जब ही होगा। लेकिन मैं एक ही बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, कई कामों में हमें बदलाव लाना पड़ेगा तो कई कामों को जोड़ना पड़ेगा। पशुपालन किसान की आर्थिक व्यवस्था को सुधारता है, कृषि और पशुपालन का मेल है, वो भी हमें बैठाना पड़ेगा। अगर पशु रहेगा तो ऑर्गेनाइज खेती भी हमारी होगी, इससे हमें खाद में भी बचत होगी। हमें खाद नहीं लेना पड़ेगा, देसी खाद हमारे पास हो जाएगा। पहले हम देखते थे हरी खाद पैदा करते थे, बारिश के समय उसमें इस तरह के ग्वार, ढेंचा, कुछ ऐसी फसल बोते थे, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन की होती थी, उसको हरी खाद करके उसको खेत में कटाई कर देते थे, उसकी हैरों चला देते थे, हल चला देते थे, तो इससे उसकी खाद बन जाती थी, खेत नरम रहता था, उसमें पैदा अच्छी होती थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमको खेती को भी संभालना होगा और हमें आत्मनिर्भर भी बनना होगा। प्राकृतिक खेती और उन्नत बीज जैसे विषय भी हमें आगे अपनाने होंगे। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से ये हमारा आज का जो मंथन है, ये आगे जाकर के हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा देगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, आज तक किसी भी सरकार ने किसान को कोई सम्मान निधि नहीं दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं और हमारी सरकार भी उसमें 3,000 रुपए बढ़ा करके दे रही है। 6,000 केंद्र सरकार और 3,000 हमारी सरकार दे रही है, और हमने कहा कि आगे आने वाले समय में हम 12,000 करेंगे, तो हम आगे वो भी करने वाले हैं। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम फसल बीमा पर भी जिस तरह से मुझे भरोसा है कि फसल बीमा में भी देश में प्रथम स्थान है और लगातार हमारी फसल बीमा के लिए भी हम काम कर रहे हैं। पीएम कुसुम योजना, उसमें भी काम कर रहे हैं। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता भी बन रहा है और हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। डबल इंजन सरकार किसानों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित है। मुझे बताते हुए गर्व है कि हमारा राज्य बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, ईसबगोल और जीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मूंगफली, मूंग, मेथी, लहसुन और सौंफ में हम दूसरे स्थान पर हैं। सोयाबीन, चना, धनिया, अजवाइन उत्पादन में हम तृतीय स्थान पर हैं। और मैं चाहता हूं कि जहां हमारी ये उत्पादन होता है वहां हमारी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगे। प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी तो पूरा माल तैयार होकर के जाएगा, उसका फायदा भी हमारे किसानों को होगा। और अब इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो दुग्ध उत्पादन है उसको भी हम बढ़ाएं। आज से 3-4 दिन पहले डेयरी की मैंने बैठक ली थी, उसमें हमने कहा है कि हमारा उत्पादन हम 45 लाख लीटर का है, उसको बढ़ा करके हम 80 लाख लीटर करेंगे। उसमें कहां कहां हमें प्रोसेसिंग मशीन लगानी है, कहां यूनिट लगानी है, उस काम को भी हम करने वाले हैं। मेरा ये भी है, इसके लिए हमने विकसित राजस्थान 2047 की योजना बनाकर फसल श्रेणीवार लक्ष्यों का निर्धारण भी हमें करना होगा। हमने कृषि बजट में भी ऐतिहासिक 34% की वृद्धि करते हुए 2026-27 के लिए 1,19,408 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है। और ये इसलिए कि अगर हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। जैसा मैंने बताया, लगातार सिंचाई के लिए हमारी सरकार, पानी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। दुग्ध उत्पादन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं मित्रों, कभी आप विचार करोगे और देखोगे तो दूसरी सरकारों से हमारी सरकार किसान के और खेती के लिए कितना काम कर रही है, और ये सभी सरकारें कर रही हैं। मैं आपको सिर्फ एक राजस्थान का थोड़ा सा नमूना दे रहा हूं।
और ये कृषि क्षेत्र का ही दे रहा हूं मैं। वैसे तो बहुत है मेरे, मैंने विधानसभा में भी रखा था 2 साल बनाम 5 साल, कि उनके 5 साल में कितने थे और हमने 2 साल में कितना किया है। और ये कृषि क्षेत्र में भी मैं 5 साल बनाम 2 साल में आपको कुछ विषय बता रहा हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में हमारा किसान कैसे आगे बढ़ सकता है, उसका एक नमूना मैं दे रहा हूं। नहरी तंत्र से सृजित सिंचाई सुविधा हमने 2 साल के अंदर 99,562 हेक्टर, और पूर्व सरकार ने मात्र 5 साल में 52,182, इनसे 2 गुना हमने 2 साल के अंदर किया है, 2 गुना 2 साल के अंदर किया है, क्योंकि किसान के लिए समर्पित में। फार्म पाउंड खेत तलाई हमने दिया है 35,368 और उन्होंने दिया था 8,152। अब इसका गुणा आप भी लगा लीजिए। फार्म पाउंड खेत तलाई एवं कृषकों को अनुदान 303 करोड़ हमने दिया और उन्होंने मात्र 48 करोड़ रुपए दिया। खेतों पर तारबंदी के लिए 363 लाख मीटर हमने दिया और उन्होंने 113 लाख मीटर 5 साल के अंदर दिया। सेट एंड हाउस में 10 लाख वर्ग मीटर हमने दिया, उन्होंने 99,000 दिया है। पाइपलाइन पर अनुदान से लाभान्वित कृषक 98,753 और उनके मात्र थे 46,183। स्वामित्व कार्ड वितरण योजना 13,90,000, उनका 0। पशु, क्योंकि पशु और खेती का काम एक सा ही है, तो पशु चिकित्सा प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नयन हमारे 101 और उनका 1। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा में क्रमोन्नत हमारे 50, उनकी 0। गौशालाओं का सहायता राशि हमारी 2,648, उनकी 1,088। केंद्रीय सरकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण 50,802 करोड़ रुपए और उन्होंने दिया 22,483 करोड़ रुपए। किसानों को बिजली बिलों में अनुदान हमारा 48,591 रुपए, उन्होंने दिया 28,180 रुपए। डिग्गी निर्माण हमारे 7,959, उनके 4,832। ये मैंने दिया। सोलर पंप सेट की 63,459 और उनके 13,000। ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना 2,11,000, उनके 29,000। फव्वारा संयंत्रों का स्थापना 2,48,000 हेक्टर और उनका 71,701। गेहूं की खरीद 33,42,000 मैट्रिक टन, उनकी 11 लाख मैट्रिक टन। नए पैक्स लैब्स का गठन 1,867 और उनका 250। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, हमारी जितनी भी राज्य की हमारी सभी सरकारें हैं वो किसान के लिए पूरी तरह से काम कर रही हैं। और मैं इसलिए चाहते हैं हम कि आप सभी मिलकर के हमारी उस खेती को जो पहले हम उत्तम मानते हैं, आज वो 3रे नंबर पे है, हम उसको उत्तम कैसे बना सकते हैं, आप उसकी पूरी चर्चा करेंगे। हम किसानों को कैसे लाभ दे सकते हैं, उनको वैज्ञानिक तरीका से कैसे जोड़ सकते हैं। और मैं धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहूंगा कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे कृषि के वैज्ञानिक गांव-गांव में गए हैं। उन्होंने वो अनुभव लिया है जो गांव प्रैक्टिकल में, गांव जो किसान हमारा करता है उसका उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। और आगे भी हो, आने वाले समय में हमारा 23, 24, 25 को हमारा ग्राम है, उस ग्राम में निश्चित रूप से आप सभी हिस्सा लेंगे। उसके लिए माननीय हमारे कृषि राज्य मंत्री किरोड़ीलाल जी आपको बताएंगे, आपको निमंत्रण भी देंगे, आमंत्रण भी देंगे। और उस कार्यक्रम में भी मैंने अनुरोध किया है माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से कि उनका भी एक दिन का हमें समय मिले और उसमें सभी वैज्ञानिक अगर उसमें आएंगे तो नए नए चैप्टर हमारा 3 दिन तक होने वाला है। एक बड़ा एग्रीमेंट हमारा होने वाला है ग्राम का, तो उसमें पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा और उसमें विचार करते हुए हम कृषि के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर सारी योजनाएं बनेंगी। और आप देखते हैं कि अब हमारी एक फसल गई है, आने वाली फसल अभी बारिश के 3 महीने हैं और ये सही समय पर माननीय कृषि मंत्री जी ने सही समय पर ये हमारी कार्यशाला रखी है। इसमें जो मंथन होगा, विचार होगा, आने वाले समय में किसान को उसका फायदा मिलेगा। और जब किसान को उसका फायदा मिलेगा तो किसान उसका उपयोग करेगा और उसको जल्दी ही उस उपयोग करते हुए हमारा किसान विकसित किसान बनेगा, उत्कृष्ट किसान बनेगा, तो हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। पुणे आप सभी यहां पधारे हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूं। ये मंथन बहुत आवश्यक है और किसान का मंथन तो बहुत ही आवश्यक है। ये सम्मेलन केवल एक चर्चा का नहीं बल्कि किसानों के हित में एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन में यहां से जो अमृत निकलेगा वो खेत और खलिहान तक पहुंचेगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में कृषि के माध्यम से हम भी अपना योगदान दें, और हम अपनी योगदान देंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश ऊंचाइयों को छुएगा। और जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, उस नरेंद्र ने तो कहा था, ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा किसान भी उत्कृष्ट होगा, विकसित होगा। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी आए। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू सर, आपके प्रेरणादायी विचारों। अब हम राजस्थान की कृषि समृद्धि का प्रतीक माफी चाहूंगी सर। केवल अभी माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान ने जो बात कही, मैं सभी राज्यों से कहना चाहता हूं। कृषि मंत्री राजस्थान से भी बात हुई थी। पिछले साल विकसित कृषि संकल्प अभियान में एक साथ सब राज्यों में किया था, लेकिन बाद में ये विचार हुआ कि अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां अलग होती है, तो राज्य ये तय करें कि उनके यहाँ कब उनको विकसित कृषि संकल्प अभियान करना है। उस विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए हर राज्य को वैज्ञानिकों की टीम, अधिकारियों की टीम भारत सरकार से जब आप बना लेंगे तो हम भेजेंगे। कल चर्चा हुई थी, तो राजस्थान में जो कार्यक्रम होने वाला है, जिसके बारे में बाद में करोड़ी लाल जी विस्तार से बताएंगे अंतिम सत्र में, तो राजस्थान के लिए भी ML जाट यहाँ बैठे हैं। एक पूरी वैज्ञानिकों की टीम इनके कार्यक्रम के लिए कहाँ कौन से वैज्ञानिक चाहिए किस क्षेत्र के, वो हम भेजेंगे। और वैसे केवल राजस्थान नहीं, हर राज्य जो हमें विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए कार्यक्रम देगा, तो हर राज्य में हमारे वैज्ञानिकों की टीम, विशेषज्ञों की टीम, अधिकारियों की टीम, प्रगतिशील किसानों की टीम हम निश्चित तौर पर भेजेंगे, ताकि केंद्र और राज्य मिलकर इसको आगे बढ़ा सके। आज एक और हम फैसला कर रहे हैं कि राज्यों के कृषि रोड मैप भी हमको बनाना है। राजस्थान ने पहल की है कि राजस्थान का कृषि रोड मैप राजस्थान सरकार तो बना ही रही है, लेकिन भारत सरकार उसमें सहयोग करे। तो आज ही एक टीम हम हमारे ICAR के वैज्ञानिकों की प्लस हमारा एक अधिकारी नोडल रहेगा, जो राजस्थान के कृषि मैप बनाने में, कृषि का रोड मैप बनाने में मदद करेगा। तो उस टीम की भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम यहाँ अनाउंस कर देंगे, घोषणा कर देंगे। और बाकी राज्यों को भी कृषि का रोड मैप बनाने के लिए भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी। अब मैं ही सूचना दे देता हूं, इसलिए कि चीजें व्यवस्थित चले। अभी जो संचालिका महोदय बताएंगे उतनी प्रक्रिया पूरी करके हम 15 मिनट के अंदर फिर इस हाल में बैठेंगे। हम भी सामने बैठेंगे, हमारे राज्य मंत्री भी, राज्यों के मंत्री भी, और हम प्रेजेंटेशन देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन में प्रेजेंटेशन के बाद जो दिखाया जाएगा हम चर्चा करेंगे, और चर्चा में फिर आपके सुझाव और विचार तैयार रखें, ताकि आगे की चीजें तय करने में हम लोगों को मदद मिले। और बाद में शाम को फिर अंतिम सत्र में सभी कृषि मंत्री राज्यों के वो अपनी बात रखेंगे। इस ढंग से चर्चात्मक सत्र होंगे, अब भाषण के सत्र नहीं होंगे। मुझे लगा इतनी जानकारी देना आवश्यक थी, अब बाकी सूचना संचालिका महोदया देंगे। धन्यवाद।